आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम है बिंदा और पेज नंबर है 37। इसका 37, 38 का पढ़ेंगे। तो इससे पहले 33, 34, 35, 36 का ऑलरेडी वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसको पहले देख लेना, फिर उसके बाद ये 37 का वीडियो को देखना। उसे ने अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड से माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। उसको छिपाने के लिए वो बोल रही थी, मुझे छिपा लो तुम बोल के। तो उसने इतने में दीवारें लांघकर आने वाले पंडिताइन चाची के उस उग्र स्वर के भय के कारण हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जो घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास का पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरे हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछोना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अद्भुत पूर्व दृश्य को घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंख मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया बोल के वो पूछने लगती है वो लेखिका। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई वह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है, न कि अपील का अधिकार है। पंडिताइन चाची अभी उसके ऊपर और भी अत्याचार करेगी, क्योंकि वो छुपी हुई थी वो गाय के काऊ शेड में, और वो मिल्क गिरा के वहाँ पे छुपी हुई थी, तो उसके ऊपर और भी अत्याचार हो रहा होगा बोल के वो सोच रही थी वो लेखिका ने। फिर कुछ दिनों मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। कुछ दिनों तक वो उसके घर के आंगन में काम नहीं कर रही थी, उसकी जो छत से वो लेखिका ने देखी। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। उसको घर जाने के लिए भी उसकी मम्मी ने, लेखिका की मम्मी ने उसको मना कर दिया था। पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। एक दिन मैं दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। एक दिन लेखिका ने उनके घर पहुंची, महारानी यानी कि चेचक। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। मुख दाने से भरकर न जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं। जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियाँ सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी में उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने भी कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नैयम्मा मोहन के साथ ऊपर में रहती है, शायद चेचक के डर से। चेचक उसको हो गया है तो इसीलिए वो उसकी नैयम्मा और वो मोहन ऊपर में रहते हैं। सवेरे शाम बोरोनी आकर उसका काम कर जाते हैं। बोरोनी यानी कि सेविका, और सेविका आती है सर्वेंट, और उसका काम करके चली जाती है। वो ये
उसको चेचक यानी कि जो महारानी, चेचक मतलब कि बीमारी हो गया है तो उसको सेविका उसके जो सर्वेंट आके उसका काम करा के चली जाती है। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। एक दिन उसकी लिखेगा कि माँ ने वहाँ पे चल गई थी बिंदा के घर। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। बाहर नहीं निकालने के लिए वो नहीं बोल के चली गई थी, इसीलिए वो भी पीछे पीछे वो चली गई थी बिंदा के घर। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु बहुत विशेष अनुभव विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उसने अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी। इस प्रकार भी भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसमें जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा था, और हो रहा था तो किसका? ये प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगी। पंडित जी का विवाह तो वह होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, और बैठ न सकने वाली मोहन का विवाह संभव नहीं। यह सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है क्या, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अपमान से आहत मेरा मन सब गुड़िया को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। वो भी बिंदा से ये दुखी हो गई थी, वो मुझे नहीं बुलाए बोल के लेखिका ने ऐसे बोल रही है। कई दिन तक बिंदा के घर झांककर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। आकाशवासिनी, ओके, वो उसकी भी मौत हो गई। ये जो महारानी चेचक का जो बीमारी हुआ, चेचक महारानी जो लिखा है, चेचक का जो बीमारी हुआ था ये फिर वहाँ से वो उसको मृत्यु हो गया था, और वो अपने मम्मी के पास जो आकाशवाणी जो तारा बन के वहाँ पे ही चली गई, अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती। वो हमेशा वो चमकीले तारों के पास एक छोटा छोटा तारा को वो देखती और बोलती ये बिंदा है, उसकी मम्मी के पास वहाँ पे रुकी है बोल के। तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, और इतनी दूरी से पहचानना क्या संभव था बिंदा को? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तब से कितना समय भी बीत चुका है, बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं। ऐसे ही बहुत सारी बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी हमेशा चलती रहती है, और कभी कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये कब समाप्त होगा। इसे कौन बता सकता है ये कब समाप्त होगा। अच्छा कहानी थी। शब्दार्थ: बरौनी यानी कि सेविका, त्रिकालदर्शी यानी कि तीनों लोगों की बात दिखने वाला, साक्षी यानी कि गवाह। तो ये था पेज नंबर 37 और 38 का एक्सप्लेनेशन। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक